हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो एट द फर्स्ट आई एम सो सॉरी कि मैं 3 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माय ओन इश्यूज। एंड आज जो है मैं वीडियो डाल रही हूँ वो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसको स्टार्ट कर दिया था। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने उसकी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं सेल के बारे में, उसकी सेल थ्योरीज वगैरह, ये सब के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद सेल की शेप, सेल की साइज एंड इन सब के ऊपर भी हमने अच्छे से बात कर लिया था। नेक्स्ट वाली क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसको भी डिस्कशन कर लिया था अच्छे से, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, उसके बाद डायग्राम के साथ। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है सेल इन्वेलप और उसकी मॉडिफिकेशंस वगैरह भी मैंने करवा दिया था सेल की, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब बेसिकली मैंने पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसको कंप्लीट करा दिया था। और मैंने उस दिन यूकैरियोटिक सेल जो है, इसे लास्ट वाली क्लास में मैंने यूकैरियोटिक सेल जो है उसको स्टार्ट कर दिया था। और मैंने बताया था कि आने वाली क्लासेस जो होगी उसमें इसके आगे हमें देखने को मिलेगी। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल की जो नॉर्मल डिस्कशन है उसके ऊपर बात हो गई थी। अब हम उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि सेल की सबसे बाहरी वाली जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहली लेयर, वो उसकी सेल वॉल होती है। तो हम देख लेते हैं सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल जो होता है ये क्या है, एक नॉन लिविंग, मतलब कि ये लिविंग नहीं है, एक रिजिड है, स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और ये फॉर्म करता है, दैट इज द आउटर कवरिंग बनाता है फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट्स और फंजाई में। एनिमल्स जो होता है उसके केस में सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये सब में प्रेजेंट होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। और सेल वॉल जो होती है ये प्लांट्स और एनिमल्स जो होती है इसके केस में प्रेजेंट होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, क्योंकि ये सबसे बाहरी लेयर है। अगर कुछ भी चीज़ इसको मतलब इसको क्या कर रही है, इन्फेक्ट कर रही है, इसको डैमेज पहुंचा रही है, तो ये क्या करेगी, यही प्रोटेक्ट करेगी। तो सबसे बाहरी लेयर है ये। और इसके बाद बात करती है किसी भी सेल टू सेल इंटरेक्शन में या फिर बैरियर प्रोवाइड करने में, मतलब अनडिजायरेबल जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए तो उसके लिए ये जो बैरियर का काम करता है, मतलब उसको क्या करता है, ढक के रखता है, उसको कवर करके रखता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है। जो अनडिजायरेबल है, जो जरूरत की चीज़ें नहीं है, उसको ये जाने नहीं देता है अंदर। उसके बाद हम बात करें कि प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ये ग्रोथ कराता है। प्राइमरी सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ग्रोथ। और इसके बाद जब एक सेल मैच्योर होता है तो क्या होता है कि सेकेंडरी वॉल डेवलप होता है इनसाइड टू द प्राइमरी सेल वॉल, मतलब सेल प्राइमरी सेल वॉल जो होता है उसके अंदर क्या बनता है, सेकेंडरी सेल वॉल। जब सेल क्या होता है, मैच्योर होता है उस वक्त। इसके बाद हम बात करें सेल वॉल की कि किसमें कैसी सेल वॉल होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्गल सेल वॉल। एल्गल सेल वॉल की बात करें तो इसमें सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है इसकी सेल वॉल होती है। जो अदर हायर प्लांट्स हैं उसके केस में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन जो होती है इसकी सेल वॉल होती है। मतलब एल्गी की जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। और जो अदर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स, उसके केस में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनती है। और फंजाई जो होता है इसका जो सेल वॉल होता है ये काइटिन का, यानी कि काइटिनस इसकी सेल वॉल होता है। और हम आगे पढ़ेंगे इसमें एनिमल किंगडम के अंदर कि जो काइटिन होता है ये एक्सोस्केलेटन बनाता है अर्थ्रोपोड्स का, ठीक है। जो दो नेबरिंग सेल्स होता है उसको ये कनेक्ट करता है मिडिल लेमला। और प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम बात करें तो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाता है दो प्लांट सेल के बीच में, मतलब दो प्लांट सेल के बीच में उसके साइटोप्लाज्म और उसके साइटोप्लाज्म के बीच में अगर कनेक्शन बनाना है तो वो प्लाज्मोडेस्माटा बनाता है। और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, मिडिल लेमला के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ये किस चीज का बना हुआ है, तो ये कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें अगर हम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो सेल वॉल हमारी हो चुकी है। अब जो डिस्कशन होने वाली है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होने वाली है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसको फर्स्ट स्टडी किया गया था आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल जो होता है इसके ऊपर, क्योंकि आरबीसी जो होता है वो पूरा खाली स्पेस होता है। और उसमें जो है जो उसकी सरफेस, उसमें अगर कोई स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसमें। तो उसके ऊपर स्टडी करना बहुत ही सिंपल है। उसमें पूरा का पूरा अंदर हीमोग्लोबिन की कंटेंट भरी रहती है। तो क्या होता है कि पूरा का पूरा स्पेस उसका खाली होता है, तो इसीलिए इस पे स्टडी करना जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो इसीलिए इस पे स्टडी करी गई थी। और ये जो तो जो इसकी जो ये कंपोज होती है लिपिड और प्रोटीन से। जो मेजर लिपिड होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड, जो कि बाई लेयर में अरेंज रहता है। हम देख लेते हैं अभी कि कैसे बाई लेयर में
अरेंज रहता है। उसके बाद हम बात करें कि रेशियो जो होता है प्रोटीन का और लिपिड का वो वेरी करता है डिफरेंट सेल टाइप में। अलग अलग सेल टाइप में इसकी रेशियो जो होती है प्रोटीन और लिपिड की वो अलग अलग होती है। लेकिन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर ह्यूमन बींग्स में उसकी जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसमें इसकी परसेंटेज के ऊपर, तो ये अच्छे से याद रखना है कि 40% लिपिड होता है और 52% प्रोटीन होता है। अब हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड जो होती है बाई लेयर में कैसे अरेंज होती है। इसकी जो पोलर हेड होती है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वाटर लविंग होता है। और इसकी नॉन पोलर टेल जो होती है ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर हेटिंग होता है। मतलब वाटर से क्या होता है, ये दूर भागता है। फोबिया होता है यानी कि डर। तो ये वाटर से जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें और क्या प्रेजेंट होगा, लिपिड और प्रोटीन के अलावा, और इसमें कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करें कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, अगर किसी भी प्रोटीन को निकालना अगर आसान है उस बाई लेयर में से, तो उसके हिसाब से दो तरह की हो सकती है प्रोटीन, यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन हो सकती है और एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब होता है कि या तो वो पार्शियली यानी कि आधी अधूरी, या तो फिर वो टोटली उसके अंदर उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है वो धसा हुआ है। और पेरिफेरल क्या होता है, या तो सरफेस पे प्रोटीन है। तो दो तरह से ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन हो सकता है, निकालने उस प्रोटीन को निकालने के रास्ते हो सकते हैं। इसके बाद हम बात तो 1972 जो है इसमें सिंगर एंड निकोल्सन जो है ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिए थे, जिसमें कि फ्लूइड का मतलब होता है लिपिड और मोजाइक का मतलब होता है प्रोटीन। तो सिंगर एंड निकोल्सन जी जो है 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिए थे इन्होंने। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर जो है इसमें है कि इसमें ये इसकी बाइलेयर होती है, और बाइलेयर में क्या होता है कि ये अंदर सबसे अंदर इसकी इंटीग्रल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। इसके बाद बाहर में यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड है, और ये वाले इसकी यहाँ पे कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, और ये है शुगर ग्लाइको प्रोटीन। इसके बाद हम बात करें कि मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मॉलिक्यूल्स दो तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो सकता है या पैसिवली। अगर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है चीज़ें तो एटीपी उसमें ज़रूरत होगी। ये एनर्जी डिपेंडेंट होगा, क्योंकि एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है तो एनर्जी चाहिए होगी। उसके बाद ये लो टू हाई कंसंट्रेशन, अगर हम किसी चीज़ को लो टू हाई कंसंट्रेशन में ले जाते हैं तभी क्या होता है कि हमें एटीपी की ज़रूरत होती है, एनर्जी चाहिए होती है हमें, है ना। और पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं होती है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये हाई टू लो कंसंट्रेशन में जा रहा होता है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें एक एग्जाम्पल आएगा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जो कि हम आने वाले क्लासेस में जूलॉजी में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट होती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है कि इसमें जैसे अलग अलग मेम्ब्रेन्स हैं, अलग अलग जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी अलग अलग फंक्शंस होती हैं, लेकिन क्या होता है कि डिफरेंट मेम्ब्रेन्स अगर कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पूरे को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर अलग अलग तरह के मेम्ब्रेन्स आ जाएंगे। जैसे कि ईआर आएगा, ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, जीसी यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स आएगा, लाइजोसोम्स आएगा और वैक्यूल आएगा। इन सब तरह के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं क्या बनाते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इनकी फंक्शन क्या होती है, कोऑर्डिनेटेड होती है, ये एक साथ काम करती है। और देख लेते हैं अभी हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक नेटवर्क या रेटिकुलम होता है, टाइनी यानी कि छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का इन द साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे से टीनी से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होती है इसकी नेटवर्क हम क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को, इसके अंदर की जो स्पेस होती है इसको ये क्या करता है, डिवाइड करता है इनटू ल्यूमिनल यानी कि इनसाइड ईयर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली स्पेस और उसकी साइटोप्लाज्म वाली स्पेस। तो दोनों तरह की स्पेस होगी। जैसे कि ये बात करें, ये इसकी ल्यूमिनल स्पेस हो गई, और इसके बाहर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगी तो ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस हो जाएगी। तो दो तरह की इसमें स्पेस प्रेजेंट होती है बेस्ड ऑन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। अब क्या हमने देखा था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके केस में, जो प्रोकैरियोट्स था उसके केस में हमने कहा था कि जो राइबोसोम्स होता है वो उसकी साइटोप्लाज्म में पूरा प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, तो इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसे अटैच रहता है। अगर राइबोसोम जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है, तो इस तरह की जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। इसकी वजह से इसको हम रफ ईआर बोलते हैं। और जहाँ पे अगर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एसईआर होता है ये मेजर साइट होता है लिपिड सिंथेसिस का, लिपिड की सिंथेसिस होती है। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होता है, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उसकी सिंथेसिस जो होती है वो क्या होती है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही
होती है। उसके बाद हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में इसकी रोल होती है। उसके बाद हम बात करें ईआर हो गई, हमारे जीसीए, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये फर्स्ट ऑब्जर्व हुई थी बाय कैमिलो गोल्गी 1898 में। कैमिलो गोल्गी के द्वारा जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुई थी एज अ डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है उसके बाद जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो देखा गया था बाई कैमिलो गोल्गी इन 1898। उसके बाद ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक फ्लैट डिस्क शेप का सैक होता है या सिस्टर्नी होती है, जिसकी डायामीटर जो होती है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इसकी डायामीटर होती है। और सिस्टर्नी जो होता है वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज रहता है नियर द न्यूक्लियस विद द सिस फेस और द फॉर्मिंग फेस एंड द कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। इसके बाद बोथ फेस जो होता है ये इंटायरली डिफरेंट होता है बट इंटरकनेक्टेड, मतलब दोनों फेस जो होता है वो अलग अलग होगा लेकिन इंटरकनेक्टेड होगा। और सिस्टर्नी जो होता है ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज रहता है नियर द न्यूक्लियस विद द कॉन्वेक्स सिस, मतलब कि कॉन्वेक्स सिस या एक होगी फॉर्मिंग फेस और जहाँ से फिर बन के कोई भी मटेरियल निकलेगी उसको हम कनकेव ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेस बोलेंगे। एक फॉर्मिंग फेस होगी और दूसरी मैच्योरिंग फेस होगी। इसके बाद फंक्शन की बात करें तो ये यहाँ पे क्या क्या होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर, पैकेजिंग मटेरियल होगा, मतलब जो भी मटेरियल ईआर जो होता है देखो न्यूक्लियस से अटैच रहेगा डायरेक्टली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अंदर मटेरियल की पैकेजिंग होगी और मटेरियल की पैकेजिंग जो होती है वो यहाँ पे सॉरी गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है यहाँ पे जो मटेरियल होती है उसकी पैकेजिंग होती है और ये इंपॉर्टेंट साइट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड जो होती है इसकी इंपॉर्टेंट साइट होती है। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ईआर फ्यूजेस विद द सिस फेस एंड मूव टू अदर मैच्योर। जो भी मटेरियल जो है वो फ्यूज होना है जो मतलब जैसे कोई वेसिकल है वो ईआर से निकलेगी, ईआर से जो निकलेगी वो फ्यूज करेगी इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स की इसकी सिस फेस के साथ, यानी कि फॉर्मिंग फेस सिस फेस जो होती है इसके साथ फॉर्मिंग फेस के साथ फ्यूज करेगी और ये मूव करेगी टुवर्ड द कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस के साथ, है ना। तो इसके साथ ये फ्यूज करेगी और हमने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है इसको कवर करा दिया है। आने वाली क्लासेस जो होगी उसमें हम लाइजोसोम और वैक्यूल जो है इसके ऊपर भी बात करेंगे और मैं एक पूरा का पूरा डायग्राम से मैं आपको समझा दूंगी ये इन चारों जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होती है ये कैसे काम करती है और कैसे वर्क कर रही है। ये तो हो गया एज ए नोट्स एज ए थ्योरी, लेकिन मैं आपको ये डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और आई होप कि आपको जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ वो आपको समझ में आता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।